फरवरी 1999। दो न्यूक्लियर आर्म देशों के लीडर्स हाथ मिलाते हैं और पीस का वादा करते हैं। नाम था लाहौर डिक्लेरेशन। वादा था कि कश्मीर का इशू बातचीत से सॉल्व होगा, जंग से नहीं। लेकिन उस वादे की स्याही सूखी भी नहीं थी और उसके बीच उन्हीं देशों में से एक के सोल्जर्स चुपके से बॉर्डर क्रॉस करके एक वॉर शुरू कर रहे थे। और यही कारगिल को मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे अलग वॉर्स में से एक बनाता है। जिस देश ने ये वॉर शुरू की, उसी देश ने बाद में ये मानने से इनकार कर दिया कि उसके सोल्जर्स वहां मौजूद थे। उसने अपने ही डेड सोल्जर्स को पहाड़ों पर छोड़ दिया और जिस देश पर उसने अटैक किया, उन सोल्जर्स को दफनाया उसी देश की आर्मी ने। हर विंटर में इंडिया और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे ऊंचे पोस्ट टेम्परेरीली खाली कर देते थे। वहां की एक्सट्रीम कोल्ड वो कर देती थी जो कोई आर्मी नहीं कर सकती। और फिर स्प्रिंग आते ही दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर वापस लौट आते थे। लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने इसी ट्रस्ट का फायदा उठाया। जब दोनों गवर्नमेंट्स लाहौर डिक्लेरेशन साइन कर रही थी, उसी वक्त पाकिस्तानी सोल्जर्स चुपके से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडिया की तरफ उन ऊंचाइयों पर कब्जा कर रहे थे। ये वही हाइट्स थी जो श्रीनगर से लेह जाने वाली हाईवे को ओवरलुक करती थी। इन पीक्स पर कंट्रोल का मतलब था इंडिया की एक क्रिटिकल सप्लाई रूट को थ्रेटन करना। 3 मई 1999 को कुछ लोकल शेफर्ड्स ने वहां मूवमेंट देखी जहां किसी को नहीं होना चाहिए था। इंडियन पेट्रोल्स इन्वेस्टिगेशन के लिए ऊपर गई और सीधा एक वॉर में एंटर कर गई। बस टाइमिंग देखिए, फरवरी में लाहौर में हैंडशेक हुआ और स्प्रिंग आते आते इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो चुकी थी। पेपर पर पीस और ग्राउंड पर इन्वेजन। लेकिन अब आता है वो ट्विस्ट जो आज भी बहुत लोग नहीं जानते। ये वॉर शायद पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने शुरू ही नहीं की थी। इस ऑपरेशन की प्लानिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स ने की थी। कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फॉर्मर ऑफिशियल्स के मुताबिक इस ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन सिर्फ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और इंटेलिजेंस के कुछ हिस्सों से भी छुपाई गई थी। पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बाद में कहा कि उन्हें ऑपरेशन की एक्चुअल स्केल का पता एक फ़ोन कॉल से चला, अपने जनरल से नहीं बल्कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन से। सोचिए, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री का सिविलियन लीडर अपनी ही आर्मी क्या कर रही है ये उस देश के लीडर से पता लगाता है जिस पर अटैक किया जा रहा था। और क्योंकि आर्मी ने पीस एग्रीमेंट साइन होने के कुछ ही हफ्तों बाद लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की थी, सच एक्सेप्ट करना मुमकिन नहीं था। इसलिए दुनिया को एक कहानी सुनाई गई। कहा गया कि ये पाकिस्तानी सोल्जर्स नहीं है, ये मुजाहिदीन हैं, सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स, जो अपने दम पर लड़ रहे थे। लेकिन रियलिटी कुछ और थी और इसी झूठ की सबसे बड़ी कीमत उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को चुकानी पड़ी जो पहाड़ों पर लड़ रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादातर फाइटिंग नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने की थी। उस वक्त यह पाकिस्तानी आर्मी की रेगुलर इन्फेंट्री नहीं बल्कि एक पैरामिलिट्री फोर्स थी। इसके ज़्यादातर सोल्जर्स नॉर्दर्न एरियाज से आते थे, जिसे आज हम गिलगित बाल्तिस्तान के एक नाम से जानते हैं। पैरामिलिट्री होने की वजह से उन्हें डिनाई करना आसान था। एक सीक्रेट वॉर के लिए कन्वीनियंट सोल्जर्स। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के बहलाफ में लड़ाई लड़ी, बड़ी संख्या में अपनी जान दी और फिर पाकिस्तान का झूठ उसी पर भारी पड़ गया। अपने सोल्जर्स की बॉडी लेना मतलब ये मानना कि पाकिस्तान आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की थी। इसीलिए पाकिस्तान ने कई अपने ही फॉलन सोल्जर्स को क्लेम करने से इनकार कर दिया और फिर मिलिट्री हिस्ट्री का एक सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैप्टर लिखा गया। इंडियन आर्मी ने एनिमी सोल्जर्स को दफनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 244 पाकिस्तानी सोल्जर्स को फुल मिलिट्री ऑनर्स और इस्लामिक राइट्स के साथ बरियल दी गई। जिन सोल्जर्स को उनके देश ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें भारत ने आखिरी रिस्पेक्ट दी। नॉर्दर्न एरियाज में फैमिलीज को जब ये बात का पता चला तो प्रोटेस्ट्स भी हुए और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वॉर हारने के बाद और इन सोल्जर्स को डेथ के वक्त डिनाई करने के बाद पाकिस्तान ने क्वाइटली नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को अपनी रेगुलर आर्मी का हिस्सा बना दिया। 1999 में उन्हें सोल्जर्स मानना इनकन्वीनियंट था, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग खत्म होते ही वही यूनिट रेगुलर इन्फेंट्री बन गई। अब देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ की कहानी। इंडियन सोल्जर्स सीधी चढ़ाई कर रहे थे 16, 17, 18,000 फीट की ऊंचाई पर, एक्सट्रीम कोल्ड में, और एनिमी ऊपर से फायरिंग कर रहा था।
मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान ऑप्शन था लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना और एनिमी को पीछे से कट ऑफ कर देना, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। हर ऑब्जेक्टिव, हर पीक अपने ही साइड पर रहकर रिकैप्चर की गई। इस रिस्ट्रेंट की कीमत इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान देकर चुकाई, लेकिन इसी डिसीजन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंडिया के साथ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की फर्जी फ्रीडम फाइटर वाली स्टोरी धीरे धीरे कोलैप्स हो गई। कैप्चर्ड डॉक्यूमेंट्स, इंटरसेप्टेड रेडियो कम्युनिकेशंस और अनक्लेम्ड बॉडीज सब ने रियलिटी सामने ला दी। एक तरफ एक सीक्रेट वॉर थी जो रिपोर्टेडली अपने ही गवर्नमेंट से छुपाकर चलाई गई। दूसरी तरफ एक देश था जिस पर वॉर थोपी गई और जिसने उस वॉर को इंटरनेशनल नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए लड़ा। यही कारगिल का असली डिफरेंस था। लेकिन इस विक्ट्री की सबसे बड़ी कीमत उन सोल्जर्स ने चुकाई जो उन पहाड़ों पर चढ़े थे। 527 इंडियन सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए, जिनमें से 4 को परम वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। कारगिल विजय दिवस, ये वो दिन है जब इंडिया ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती बल्कि अपनी डेमोक्रेसी को भी प्रूव किया अगेंस्ट अ रेकलेस मिलिट्री गैम्बल बाय पाकिस्तानी आर्मी। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री का सेलिब्रेशन नहीं है, ये रिमाइंडर है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन आर्मी और सिविलियन कंट्रोल मिलकर कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और इस कारगिल विजय दिवस पर हम अपने उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना न्योछावर कर दिया। हम आपके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव ऋणी रहेंगे। जय हिंद।